नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है वैल्यू इन्वेस्टिंग कोर्स के मॉड्यूल 1 में। फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल गोल, ये दो चीज़ें हैं हर इन्वेस्टमेंट के सेंटर में। समझते हैं कि फाइनेंशियल गोल क्या चीज़ होती है। फाइनेंशियल गोल 3 चीज़ों से बना होता है। सबसे पहला एस्पेक्ट, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक और सबसे पहला कंपोनेंट, सबसे पहला पार्ट फाइनेंशियल गोल का होता है कि हमें कितना पैसा चाहिए। दूसरा, हमें किस चीज़ के लिए पैसा चाहिए। और तीसरा, हमें कब ये पैसा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपने बेटे की पढ़ाई के लिए 3 साल के बाद 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो ये हुआ एक स्पेसिफाइड डिफाइंड फाइनेंशियल गोल। यानी कि मुझे सबसे पहली बात 10 लाख की ज़रूरत है। कब है? 3 साल बाद। किस लिए है? अपने बेटे की पढ़ाई के लिए। अगर मैं सिर्फ बोलूं कि मुझे 3 साल बाद 10 लाख की ज़रूरत है या बेटे की पढ़ाई के लिए 10 लाख की ज़रूरत है, तो ये एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। या तो इसमें पर्पज़ स्पेसिफाई नहीं हो रहा या फिर इसमें ड्यूरेशन स्पेसिफाई नहीं हो रही कि आखिर ये पैसा कब चाहिए। तो जब पर्पस भी स्पेसिफाई हो, ड्यूरेशन भी स्पेसिफाई हो और अमाउंट भी स्पेसिफाई हो, तीनों चीजें स्पेसिफाई होती हैं, तो निकल कर आता है फाइनेंशियल गोल। इस फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए, इसको पाने के लिए जो भी प्लानिंग की जाती है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल गोल और फाइनेंशियल प्लानिंग अगर हमारे क्लियर हैं, अगर हमारे क्लियर फाइनेंशियल गोल्स हैं और हम एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग उसके लिए कर सकते हैं, तो हमसे ज़्यादा अमीर, हमसे ज़्यादा रिलैक्स इंसान कोई नहीं है। लेकिन कितनी भी इनकम पे अगर हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को ठीक से या तो डिफाइन नहीं कर सकते या फिर उनके लिए कोई अच्छा प्लान नहीं बना सकते, तो हम चाहे कितना भी पैसा कमाते हो, हमारे पास चाहे कितना भी पैसा हो, हम कभी भी अपने गोल्स को पूरी तरीके से अचीव नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला स्टेप एज एन इन्वेस्टर जो आपको लेना है, जो मुझे और आपको दोनों को लेना है, वो ये है कि हमें अपनी हर ज़रूरत को, अपनी हर लग्जरी को, यानी कि चाहे वो हमारी इच्छा है, चाहे वो हमारी ज़रूरत है, जहाँ भी पैसा खर्च होना है उसे एक फाइनेंशियल गोल में कन्वर्ट कर दें। हमें एक महंगी घड़ी खरीदनी है, किसी फॉरेन ट्रिप पे जाना है, बड़ी गाड़ी खरीदनी है, मर्सिडीज़ खरीदनी है, बढ़िया जूते खरीदने हैं, कुछ भी खरीदना है जिसमें पैसा खर्च होने वाला है और वो पैसा हमारे रोज़मर्रा की कंफर्ट लिमिट से ज़्यादा है, यानी कि जितना हम पैसा कमाते हैं उसकी कंफर्ट लिमिट से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हमें उसे एक फाइनेंशियल गोल में कन्वर्ट करना है। अब जब भी हम किसी खर्चे को, अपनी किसी भी इच्छा को एक फाइनेंशियल गोल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि हम अब उस बारे में जल्दबाजी नहीं करते। अब हम इंतज़ार करते हैं कि हम उस चीज़ के लिए पैसा इकट्ठा कर लें और फिर हम अपने उस गोल को अचीव कर लेंगे। कुछ गोल्स ओपन एंडेड भी रखे जा सकते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया फॉरेन ट्रिप का। मान लीजिए फॉरेन ट्रिप हम या तो स्पेसिफाई करें कि हमें 5 साल के बाद या 3 साल के बाद यूरोप घूमने जाना है या अमेरिका घूमने जाना है, उसके लिए हमें इतने पैसे की ज़रूरत है, मेरी फैमिली जाएगी तो इतने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। या फिर ये भी हो सकता है कि मैं इतने पैसे इकट्ठे करूँगा, जब भी मेरे पास ये पैसे इकट्ठे हो जाएंगे मैं एक फॉरेन ट्रिप लगा सकता हूँ। तो जो भी हमारे खर्चे हम करना चाहते हैं, जो भी हम लग्जरीज इंजॉय करना चाहते हैं, अगर हम उन्हें फाइनेंशियल गोल्स में कन्वर्ट कर देंगे और बजाय ईएमआई पे, बजाय उधार पे घूमने के, जैसा कि कई बार हम टेलीविजन में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि आप अब लोन लेकर के घूमने जा सकते हैं या लोन लेकर के अपनी किसी लग्जरी को पूरा कर सकते हैं। अगर हम लोन लेते हैं तो हम ईएमआई देते हैं, इस पर इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन जब हम उसे फाइनेंशियल गोल में कन्वर्ट करके उसके लिए पैसे बचाते हैं तो इंटरेस्ट देने की बजाय हम उस पैसे पे इंटरेस्ट अर्न करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि आज वो चीज़ मिलने की बजाय कुछ दिन के बाद मिलती है या कुछ साल के बाद मिलती है। बट अगर हम इस बात को अपनी आदत बना लें तो आप हैरान हो जाएंगे कि आने वाले 10 से 20 सालों में कितना पैसा हम सिर्फ उस इंटरेस्ट को पे ना करके बचा लेते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि कुछ गोल्स जल्दी अचीव हो सकते हैं, कुछ गोल्स को अचीव करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। डिपेंड करता है कि गोल कितना बड़ा है और कितना ज़रूरी है, कब उसकी ज़रूरत है। अब हम आज तक सही फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, या आने वाले समय में किस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करें, इसका कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहला काम ये करिए कि आज तक आपने जितना भी पैसा कमाया है उसको जोड़ के देखिए। अगर आपके पास रिकॉर्ड है कि आज तक आपने टोटल कितनी इनकम जनरेट करी है, चाहे अपनी बिजनेस से, चाहे अपनी सर्विस से, अगर हम उसको जोड़ सकते हैं तो मैंने उसको कैटेगराइज करा है इस बेस पे कि हमें कमाते हुए कितना समय हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कमाते हुए 3 साल हुए हैं, हमने अभी अभी अपना कैरियर शुरू करा है और हमें कमाते हुए 3 साल हुए हैं, तो ऑब्वियसली 3 साल की कमाई में नया नया कैरियर शुरू हुआ है। इस समय एक अच्छे गॉगल्स खरीदना, अच्छी घड़ी खरीदना
बढ़िया स्टाइलिश जूते खरीदना, अच्छी वार्डरोब क्रिएट करना, ये सब लग्जरीज नहीं, ज़रूरतें बन जाती हैं जब आप कमाई शुरू करते हैं। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि लाइफ की ये जो छोटी छोटी लग्जरीज हैं, ये जो छोटी छोटी खुशियां हम इन चीज़ों पे खर्च करके जो हमें हासिल होती हैं, ये बहुत ज़रूरी है सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, सोसाइटी में उठने बैठने के लिए, और एक कॉन्फिडेंट वे में अपने करियर को आगे ले जाने के लिए। अगर सब अच्छे जूते पहनते हैं तो हमें भी अधिकार है अच्छे जूते पहनने का। तो जैसा कि अगर हमें कमाते हुए सिर्फ 3 साल हुए, तो हो सकता है कि हमारा ज़्यादातर पैसा इन चीज़ों पे खर्च हुआ हो और हम अब तक पैसे ना जोड़ पाए हों। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। इन 3 सालों में हमें तैयारी करनी होती है अब तक जो भी सोशल स्टेटस हम अचीव कर सकते हैं उसकी, और आने वाले समय में अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की पूरी तैयारी इन 3 सालों में हमें कर लेनी चाहिए। क्योंकि जितना जल्दी हम फाइनेंशियल प्लानिंग को और फाइनेंशियल गोल्स को समझ जाएंगे, उतनी लाइफ हमारी आगे ईजी रहेगी। कोशिश करनी चाहिए कि इन 3 सालों में हम पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन बटोर लें फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। फिर अब आते हैं 3 से 5 साल। अगर हमें 3 से 5 साल हुए हैं कमाते हुए, या अप टू 5 ईयर्स हुए हैं पैसा कमाते हुए, तो जितना भी पैसा हमने अब तक कमाया है, जितनी भी इनकम हमने अब तक जनरेट करी है, उसका करीब 15 से 20% हमारे पास होना चाहिए। अब जब मैं कहता हूं कि 15 से 20% हमारे पास होना चाहिए, तो इसके 2 क्राइटेरिया हैं। सबसे पहली बात तो ये पैसा होना चाहिए एप्रिशिएटिंग एसेट में, यानी कि उन एसेट्स में जिनकी वैल्यू गिरते नहीं। आप अपनी गाड़ी को एक इन्वेस्टमेंट नहीं मान सकते, क्योंकि गाड़ी एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है। डेप्रिशिएटिंग मतलब उसकी कीमत रोज कम होती है। आपने कोई मशीनरी खरीदी है तो वो कोई एप्रिशिएटिंग एसेट नहीं है, वो भी डेप्रिशिएटिंग एसेट है। गोल्ड में, कैश के रूप में, एफडी के रूप में, पीपीएफ के रूप में, कैश इक्विवेलेंट्स जैसे कि म्यूचुअल फंड्स के रूप में, स्टॉक्स के रूप में, बॉन्ड्स के रूप में, ये जो पैसा है जो रेडिली अवेलेबल होता है, ये होता है लिक्विड फंड, ये होता है लिक्विड मनी जो आपके पास है। और ऐसे इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में, मतलब इस तरह के चीज़ों में, चाहे वो एफडी में, गोल्ड में, वगैरह वगैरह में, आपका करीब 15 से 20% अब तक की टोटल इनकम का पैसा होना चाहिए, अगर 5 साल आपको कमाते हुए हो गए हैं। अगर 25% है तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी घर की कीमत मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। अगर आप घर की ईएमआई दे रहे हैं तो मैं उस घर की कीमत को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। फिर आते हैं, हमें कमाते हुए हो गए 5 से 10 साल। अगर हमें 5 से 10 साल कमाते हुए हो गए तो हमारे पास 10 साल के बाद अपनी टोटल इनकम का, यानी कि 10 साल में जो भी टोटल इनकम हमने जनरेट करी है, उसका करीब 30 से 35% हमारे पास लिक्विड मनी में होना चाहिए। वही एफडीज वगैरह में, कैश में, म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में, डिवेंचर्स में, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में। फिर अगर हमें कमाते हुए अब हुए हैं 10 से 20 साल, यानी कि 20 साल के बाद जो भी हमारी कमाई है उसका करीब 75% हमारे पास होना चाहिए। 75% ऑफ आर टोटल इनकम, जो भी आज तक हमने कमाया है अपने तमाम खर्चों के बाद। अगेन, मैं इसमें घर और प्रॉपर्टी को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। खास तौर से उन प्रॉपर्टीज को तो बिल्कुल भी नहीं इंक्लूड कर रहा हूं जो हमने ईएमआई पे ले रखी हैं, जिनके लिए हम लोन देते हैं। अब हमें कमाते कमाते हो गए 30 साल से ज़्यादा, रिटायरमेंट पास आने वाला है, कुछ टाइम में कमाई के जरिए बंद होने वाले हैं। अब हमारे पास 30 साल के बाद और रिटायरमेंट से पहले हमने जितना भी टोटल पैसा कमाया है आज तक, उसका कम से कम 3 से 5 गुना पैसा हमारे पास होना चाहिए। जितना भी हमने इनकम जनरेट करी है वो इस तरीके से इन्वेस्ट होनी चाहिए इन सालों में, और वो इन्वेस्टमेंट्स इस तरीके से ग्रो करने चाहिए कि हमने जो इनकम जनरेट करी सो करी, बट ये पैसा खुद ही 3 से 5 गुना मल्टीप्लाई हो गया, और हमारे पूरी जिंदगी के तमाम खर्चों के बाद भी हमारे पास आज हमारी इनकम से कई गुना ज़्यादा पैसा है। तभी हम एक अच्छी रिटायर्ड लाइफ लीड कर सकते हैं, तभी हम अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए एक मीनिंगफुल वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। देखिए, ये सब कहते हैं, ये कहावत बहुत पुरानी कि पैसा कोई साथ लेके नहीं जाता। मैं बिल्कुल मानता हूं कि पैसा कोई साथ लेके नहीं जाता, लेकिन जब तक हम यहाँ हैं, जब तक हम यहाँ से जा नहीं रहे, आखिरी सांस तक पैसा चाहिए। तो इसलिए पैसा चाहिए होता है। कभी भी पैसा जोड़ने को, इन्वेस्टमेंट्स को लालच नहीं समझना चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रीड एंड एम्बिशन। लालच और महत्वाकांक्षा में फर्क होता है। इन्वेस्टमेंट्स कभी भी लालच का हिस्सा नहीं बनते। अगर हम पैसा जोड़ते हैं तो वो लालच में नहीं काउंट होता, वो एक नेसेसिटी है, एक ज़रूरी है पैसा जोड़ना, और एक जिम्मेदारी भी है पैसे को ग्रो करना। तो हमने वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ पे देखा कि किस तरीके से हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए। अगर हमारे पास नहीं है उतना पैसा तो इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इतने ऑब्जेक्टिव वे में सोचना हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता। ना हमें किसी भी स्कूल, किसी यूनिवर्सिटी
किसी भी जॉब में इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करा जाए। कितनी अजीब सी बात है, सारी दुनिया पैसे के पीछे चलती है और पैसा कैसे मैनेज करना है यही किसी को नहीं सिखाया जाता। ये जो पैसा हमको जनरेट करना है अपने रिटायरमेंट से पहले, इतना सारा पैसा कि हमारी इनकम से भी ज़्यादा हो, ये सिर्फ इन्वेस्टिंग के जरिए हो सकता है। सिर्फ तब हो सकता है जब हमारा पैसा भी हमारे साथ काम पे लगा हुआ हो, हमारा पैसा भी कमा रहा हो। अब यहीं से हम आते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट आखिर करना क्यों है। ये तो हमने देख लिया कि हम पे कितना पैसा होना चाहिए, बट इन्वेस्टमेंट करना क्यों है। सबसे पहली बात, इन्वेस्टमेंट करने से हमारे पास जो पैसा आइडल पड़ा हुआ है, यानी कि जो पैसा एफडीज में या कैश के रूप में पड़ा हुआ है, हम उसे काम पे लगा देते हैं। वो पैसा अब हमें नॉर्मल इंटरेस्ट इनकम से ज़्यादा इनकम जनरेट करके देता है। ये सिर्फ इन्वेस्टिंग के जरिए हो सकता है। दूसरा, अपने छोटे से या बड़े, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए हमें इन्वेस्ट करना होता है। फाइनेंशियल गोल हम देख चुके किस तरीके से हमें फाइनेंशियल गोल प्लान करने होते हैं। और तीसरा, अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए कि अगर फ्यूचर में कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हम पैसा नहीं कमा सकते एक्टिवली, या रिटायरमेंट के बाद जब हमारी इनकम खत्म हो जाती है, उस समय के लिए हमारे पास एक हैंडसम कॉर्पस होना चाहिए, एक बड़ा लमसम अमाउंट होना चाहिए, जिसकी इंटरेस्ट से ही हम अपनी लाइफ को चला सकें जब तक भी हम जिस तरीके से जीना चाहते हैं। ये तो बात रही इन्वेस्टमेंट्स क्यों जरूरी है और कितना पैसा कब हमारे पास होना चाहिए। अब देखें इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फिजिकल एसेट्स में किया जा सकता है, जैसे कि आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं। देखिए, जिस घर में हम रहते हैं उस घर को इन्वेस्टमेंट काउंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप उसे कभी भी लिक्विडेट नहीं करेंगे, कभी भी नहीं बेचेंगे। वो घर तो आपको रहने के लिए चाहिए। तो अगर इसके अलावा आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो वो एक फिजिकल एसेट में काउंट हो सकती है। इसके अलावा गोल्ड, ज्वेलरी, बाकी कमोडिटीज, सिल्वर वगैरह भी फिजिकल एसेट्स में काउंट होते हैं, अगर ये फिजिकल फॉर्म में आपके पास रखे हुए हैं तो। दूसरी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आते हैं फाइनेंशियल एसेट्स, जैसे कि बैंक एफडीज होती हैं, पीपीएफ होता है, पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स हैं, रिटायरमेंट की जो सेविंग स्कीम्स होती हैं, किसान विकास पत्र है, या और इस तरह के आरडी आपने कोई कर रखी है। तो ये सारे आते हैं फाइनेंशियल एसेट्स, जहाँ पे एक प्री डिफाइंड सी इनकम आपकी रहती है, प्री डिफाइंड सा इंटरेस्ट आपको मिलता रहता है। जनरली ये इंटरेस्ट मोर और लेस सब चीज़ों में बराबर सा होता है, आधा % इधर उधर। तो ये होते हैं फाइनेंशियल एसेट्स। तीसरा जो जरिया आता है वो आता है सिक्योरिटीज मार्केट, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट्स। अब आप आ जाते हैं बाजार में और यहां से शुरुआत होती है स्टॉक एक्सचेंजेस की, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंजेस ही फाइनेंशियल मार्केट्स के हार्ट में है। सबसे बीचों बीच कोर जगह पे जो बैठे हैं वो हैं स्टॉक मार्केट्स। स्टॉक मार्केट्स आपको दो एडवांटेजेस प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहली बात तो कि छोटे से छोटे अमाउंट और बड़े से बड़े अमाउंट में यहां पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। हमारे पास अगर पैसा कम है तो हम बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, बहुत सारा गोल्ड इकट्ठा करके नहीं रख सकते। हमारे पास अगर पैसा ज़्यादा है तो हम कितनी प्रॉपर्टीज़ खरीदें, कितना सोना खरीदें, या कितनी एफडीज बनाएं। तो स्टॉक मार्केट्स छोटे निवेशकों को, स्मॉल इन्वेस्टर्स को ये अधिकार देते हैं, ये राइट देते हैं कि वो भी अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट कर सकें, अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट कर सकें। और बड़े इन्वेस्टर्स को, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, उनको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं, उनको ये अवसर देते हैं कि वो अपने पैसे को एक ऐसे मार्केट में लगा सकते हैं जहां पैसे की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है पूरी डाइवर्सिफिकेशन के साथ। सबसे मजे की बात स्टॉक मार्केट्स में, और सबसे बड़ी एडवांटेज जो स्टॉक मार्केट्स की है कि आप एक बहुत अच्छी डाइवर्सिफिकेशन अचीव कर सकते हैं। आप जब 1 करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो सारा का सारा पैसा आपका एक प्रॉपर्टी में लग जाता है। अब प्रॉपर्टी से जुड़े खर्चे भी होते हैं। ये सब आने वाले मॉड्यूल्स में हम ये सब बातें देख रहे हैं, ये बातें हम और डिटेल में इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट में आप अपने 1 करोड़ को या 10 लाख को या 1 लाख को कई सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कई सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है। अब आप ये मत समझिए कि आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है, आपका पैसा इतने सारे अलग अलग सेक्टर्स में, इतने सारे अलग अलग बिजनेसेस में लगा हुआ है। और यहीं से सबसे बड़ा लेसन शुरू होता है स्टॉक मार्केट्स का, डाइवर्सिफिकेशन। अलग अलग सेक्टर्स और अलग अलग कंपनीज। कभी भी एक कंपनी, कभी भी एक सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा डाइवर्सिफिकेशन को दिमाग में रखकर ही स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स को हम, जैसे कि हमने फिजिकल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स और स्टॉक मार्केट्स में डिवाइड किया, वैसे ही हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि सेविंग अकाउंट्स, फिर लिक्विड फंड्स और फिक्स डिपॉजिट्स, ये सारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में जैसे पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हैं, या पीपीएफ है, बॉन्ड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। और अगर
इसमें हम स्टॉक मार्केट्स को, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डाल दें तो कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आज की डेट में इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा और बहुत ही ज़्यादा फेवरेट जरिया बन चुके हैं ज़्यादातर इन्वेस्टर्स का, खासतौर से न्यू कमर्स का। ये एक बहुत ज़्यादा पसंदीदा इन्वेस्टमेंट का जरिया बन चुके हैं स्टॉक मार्केट्स। तो स्टॉक मार्केट्स को मुझे लगता है कि अब हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ में इसको इंक्लूड करना चाहिए और कायदे से, बिल्कुल फॉर्मल तरीके से इसके बारे में ट्रेन होकर के हमें स्टॉक मार्केट्स में आगे बढ़ना चाहिए। तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स का सबसे बड़ा फायदा तो हमने देखा कि वहां पे पैसा आपका डाइवर्सिफाई हो सकता है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया जा सकता है। दूसरा फायदा स्टॉक मार्केट्स का है कि आपका पैसा लिक्विड है। जितना भी पैसा हमने लगा रखा है, हम जब चाहें उस पैसे को इनकैश कर सकते हैं, अपने शेयर्स को या अपनी डेट सिक्योरिटीज के, जो भी सिक्योरिटीज हमने खरीद रखी उनको बेच सकते हैं और अपना पैसा बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारा फंड कभी भी बहुत बड़े समय के लिए, बहुत लंबे समय के लिए ब्लॉक नहीं होता। हालांकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हमें लंबे समय के लिए ही रहना चाहिए, बट मान लीजिए कुछ साल के बाद हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, तो जितने पैसे की जरूरत हमें पड़ी हम निकाल सकते हैं। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत है 1 करोड़ रुपए, हमें जरूरत पड़ी 20 लाख रुपए की। अब हमें खाली 20 लाख की प्रॉपर्टी तो नहीं बेची जा सकती, उसमें से बेचनी तो पूरी की पूरी पड़ेगी। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए के शेयर्स हैं और आपको सिर्फ 20 लाख की जरूरत पड़ी, तो आप सिर्फ 20 लाख के शेयर्स बेच करके उसमें से उतना पैसा निकाल सकते हैं, बाकी को इन्वेस्टेड छोड़ सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट्स बेसिकली हमें एक बैलेंस प्रोवाइड करते हैं शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी का और एक लॉन्ग टर्म गेन का। हम चाहें तो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पूरी मेंटेन्ड रहती है उसके अंदर, और लॉन्ग टर्म गेन्स तो स्टॉक मार्केट्स के डेफिनेट हैं ही, प्रूवन है ही। नेक्स्ट एडवांटेज स्टॉक मार्केट्स का है कि इसमें कोई बहुत लंबी और स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जैसे कि एक डॉक्टर को कई साल लगते हैं पढ़ाई में, इंजीनियर को कई साल लगते हैं पढ़ाई में, उसके बाद फिर जॉब में या अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में शुरुआत होती है और धीरे धीरे हम उसमें आगे बढ़ते हैं। यहीं दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट्स में हम स्टॉक मार्केट स्पेसिफिक कोर्सेज, जैसे कि जो कोर्स अब आप ये कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट स्पेसिफिक कोर्सेज और स्टॉक मार्केट से स्पेसिफिक बुक्स पढ़ के अपने बाकी जॉब के साथ, अपनी बाकी क्वालिफिकेशन के साथ इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। हम इसमें भी अपनी क्वालिफिकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं और एक क्वालिफाइड वे में, एक टेक्निकल वे में हम स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो किसी बहुत लंबी ट्रेनिंग की जरूरत इसमें नहीं पड़ती। थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग अगर हम थोड़ा थोड़ा समझ इसकी रोज डेवलप करने की कोशिश करें तो अपने बाकी सारे कामों के साथ स्टॉक मार्केट्स में हम आगे बढ़ सकते हैं। लास्ट और सबसे बड़ी एडवांटेज जो मुझे स्टॉक मार्केट्स की लगती है वो ये कि आप और मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। स्टॉक मार्केट सबके लिए खुले हैं और हमेशा खुले हैं। किसी के मूड पे ये स्टॉक मार्केट्स डिपेंड नहीं करते। मुझे और आपको किसी का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ता। हमारे पास अगर पैसे हैं, हमारे पास अगर समझ है, तो हम अच्छे शेयर्स को पिक करके उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। यहीं से अब हम आते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स कितनी तरीके के होते हैं। तो देखिए, फाइनेंशियल मार्केट्स को बेसिकली 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक तरफ है स्टॉक मार्केट्स, जिसके अंदर आते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स। स्टॉक मार्केट्स को हम सिक्योरिटीज मार्केट्स भी बोल सकते हैं। सिक्योरिटीज क्या होती हैं ये अभी थोड़ी देर में हम समझने वाले हैं सिक्योरिटीज के बारे में। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स जो 2 कैटेगरीज हैं सिक्योरिटीज मार्केट्स की, ये अलग अलग मॉड्यूल्स में कवर होंगी। दूसरी तरफ, एक तरफ हुआ फाइनेंशियल मार्केट्स में सिक्योरिटीज मार्केट, दूसरी तरफ होता है मनी मार्केट्स। मनी मार्केट्स हैं ये जो बड़े फाइनेंशियल मार्केट्स हैं जहां बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपस में पैसे की लेन देन करते हैं। मनी मार्केट्स भी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट्स। अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट्स में जैसे कि साहूकारों के बीच में जब लेन देन होती है या आप किसी आपस में जब पैसा एक्सचेंज कर लेते हैं हम लोग, तो वो हुआ अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में जब बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एक ऑर्गेनाइज्ड और रेगुलेटेड वे में पैसा एक्सचेंज करते हैं, अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करते हैं, तो वो होता है रेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट। तो ब्रॉडली स्पीकिंग फाइनेंशियल मार्केट्स को हमने सिक्योरिटीज मार्केट और मनी मार्केट्स में डिवाइड करा। सिक्योरिटीज मार्केट्स अगेन प्राइमरी सिक्योरिटी मार्केट एंड सेकेंडरी सिक्योरिटी मार्केट। सेकेंडरी सिक्योरिटी मार्केट स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं। वहीं मनी मार्केट्स ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट्स। अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट्स जैसे कि आपस में जो लेंडिंग और बोरोइंग होती है, और ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट्स में बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जो भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग लेंडिंग होती है वो होती है ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट्स, जो कि एक रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में, रेगुलेटेड फ्रेमवर्क में काम करते हैं। अब हम कुछ डेफिनेशंस और कुछ बातों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे जो भी चीज़ें स्टॉक मार्केट्स इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई हैं। देखिए, हर बिजनेस की अपनी एक भाषा होती है। जैसे कि हमने कहा स्टॉक या शेयर या डिवेंचर या बॉन्ड, तो इन टर्मिनोलॉजीज को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि जब भी कहीं ये बात हो रही हो तो हम पूरी तरीके से इस बारे में अवेयर हों कि क्या बात चल रही है, किसके बारे में एग्जैक्टली बात चल रही है।
सबसे पहली टर्म आती है सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज में बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटीज में हर चीज कवर होती है, जैसे कि शेयर्स, स्क्रिप्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डेरिवेटिव्स या म्यूचुअल फंड की यूनिट्स, या फिर कभी कभी म्यूचुअल फंड के अलावा भी लोग अपना एक फंड बना करके पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी आदमी के थ्रू पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है और जो भी उस फंड को मैनेज कर रहा है, ये म्यूचुअल फंड से अलग होता है, जो भी जना उस फंड को मैनेज कर रहा है वो भी कुछ यूनिट्स उन इन्वेस्टर्स को दे सकता है उसके सामने कि आपने इतना पैसा दिया था, उसके सामने आपको ये यूनिट्स हैं, और जैसे भी पोर्टफोलियो ऊपर नीचे जाएगा उस हिसाब से उस यूनिट की वैल्यू वेरी करती है। तो चाहे वो म्यूचुअल फंड स्कीम की यूनिट्स हों, चाहे इस तरीके से कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की किसी की यूनिट्स हों, ये भी सिक्योरिटीज़ में कहलाती हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जिसको हम G-Secs बोलते हैं, किसी भी तरीके से सिक्योरिटी हो। सिक्योरिटी बेसिकली एक टर्म एंड कंडीशन प्रोवाइड करती है, यानी कि एक जने ने पैसा दिया और एक जने ने पैसा लिया। जब भी स्टॉक मार्केट्स में किसी भी कंपनी के शेयर्स हम खरीदते हैं, खासतौर से जब आईपीओ में हम शेयर्स खरीदते हैं, जिसको हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, एक पूरा मॉड्यूल है प्राइमरी मार्केट्स के ऊपर, उसमें डिटेल में ये सारा डिस्कशन है। लेकिन जब भी हम प्राइमरी मार्केट के थ्रू शेयर्स खरीदते हैं तो जो कंपनी शेयर्स दे रही है या कोई भी सिक्योरिटी इशू कर रही है, बेसिकली क्यों कर रही है? क्योंकि उसको पैसा रेज करना है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। या गवर्नमेंट कभी कभी प्राइमरी मार्केट्स के थ्रू पैसा रेज करती है फॉर वेरियस रीजंस, और हम वो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास ये पैसा एफडी में या वैसे ही आइडल पड़ा है, और हम उस पैसे को जो आइडल पड़ा उसको एक इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं उन सिक्योरिटीज को खरीद के। मतलब कंपनी ने हमें सिक्योरिटीज इशू करी, हमने वो सिक्योरिटीज खरीदी और उसके बदले कंपनी को पैसा दे दिया। फिर कंपनी की जिम्मेदारी कि इन सिक्योरिटीज को, चाहे वो स्टॉक्स थे, चाहे बॉन्ड्स थे, चाहे डिबेंचर्स थे, चाहे यूनिट्स थे, उनको स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करे ताकि लोग आपस में भी उसकी खरीद बेच कर सके। तो ये सिक्योरिटीज एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक तरह का टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन करती है कि किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे ये सिक्योरिटी खरीदी गई है और पैसा लिया गया है। जो भी जना ये सिक्योरिटीज इशू करता है, जो भी जना ये सिक्योरिटीज देता है, जो कंपनी होती है उसको बोलते हैं इशूअर, और जो भी जना इन सिक्योरिटीज को खरीद के कंपनी को पैसा देता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टर। सिक्योरिटीज दो मेजर क्लासेस में डिवाइड की जाती हैं, इक्विटी और डेट। इनके बारे में, इक्विटी और डेट के बारे में डिटेल में जो सिक्योरिटीज का डिस्कशन है वो मॉड्यूल 2 में है, तो मैं बहुत ज्यादा डिस्कशन उसके बारे में यहां पे नहीं करूंगा। मॉड्यूल 2 में सारा डिस्कशन बहुत डिटेल में है। सिक्योरिटीज इन्वेस्टर्स को ये अधिकार भी देते हैं कि वो उस कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखें, यानी कि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने इन्वेस्टर्स को, जो इशूअर है, जो कंपनी है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने इन्वेस्टर्स को टाइम टू टाइम सारी इंफॉर्मेशन देता रहे। जैसे कि एनएससी और बीएससी की वेबसाइट पे सब कंपनीज का डेटा रेगुलरली अपडेट होता है, रिजल्ट्स अपडेट होते हैं हर क्वार्टर में। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसी खबर है जो कि स्टॉक मार्केट में उनकी प्राइस को, उनके शेयर की प्राइस को ऊपर या नीचे ले जा सकती है, तो वो डिस्क्लोजर्स में आता है और वो इंफॉर्मेशन उन सभी कंपनीज को शेयर करनी होती है। क्या फर्क है सिक्योरिटीज इशू करके पैसा रेज करने में और वैसे ही किसी से इन्वेस्टमेंट ले लेने में? एग्जाम्पल लेते हैं बैंक का। मान लीजिए हम बैंक में एक एफडी करते हैं, हमने 1 लाख रुपए की एक एफडी करी 3 साल के लिए, तो बैंक के पास 1 लाख रुपए आ गया। लेकिन जिसने वो एफडी करी है, जो इन्वेस्टर है, वो जब चाहे उस एफडी को भुना सकता है, तो बैंक को वो पैसे वापस करने पड़ जाएंगे। दूसरी तरफ बैंक मान लीजिए एफडी ना करके एक सिक्योरिटी इशू कर दे, और उस सिक्योरिटी की टर्म हो कि ये पैसा जो 1 लाख रुपए आपसे लिया जा रहा है, ये 3 साल के बाद भुनाया जाएगा और 3 साल से पहले आप उसको नहीं भुना सकते। जब आपको ऐसी सिक्योरिटी इशू करी जाएगी तो बैंक की जिम्मेदारी है कि उस सिक्योरिटी को वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर दे। तो अगर मैंने वो सिक्योरिटी खरीद रखी है और 1 लाख रुपया बैंक में लगा रखा है, बट बीच में मुझे निकलना है, तो मैं किसी और इन्वेस्टर को वो सिक्योरिटी बेच सकता हूं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, जैसे कि शेयर्स में खरीद बेच होती है। तो बैंक को तो फर्क नहीं पड़ा, बैंक के पास जो पैसा था 3 साल के लिए सिक्योर था, तो बैंक के पास एक बार जो इन्वेस्टमेंट आ गया, अब उसको पता कि 3 साल के लिए मेरे पास रहेगा, 3 साल से पहले नहीं जा सकता। बैंक अपनी प्लानिंग उस हिसाब से कर सकता है। तो ये फर्क है एक सिक्योरिटी इशू करके पैसा रेज करने में और वैसे ही कुछ समय के लिए पैसा कहीं से उठा लेने में। नेक्स्ट हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। तो सिक्योरिटीज मार्केट, जैसा कि हमने क्लासिफिकेशन में देखा था कि 2 तरीके होते हैं। पहला होता है प्राइमरी मार्केट, जहां पे पहली बार सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं डायरेक्टली कंपनी द्वारा, जिसको हम इशूअर बोलते हैं। दूसरे होते हैं सेकेंडरी मार्केट्स, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे इन्वेस्टर्स के बीच में उन सिक्योरिटीज की लेन देन होती है। इन सिक्योरिटीज मार्केट्स में कौन कौन लोग हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं? सबसे पहले तो कंपनीज या इशूअर जो कि सिक्योरिटीज इशू करती हैं। कौन कौन लोग सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं? अगेन ये मॉड्यूल 2 में है डिटेल में। मैं एग्जांपल्स दे देता हूं, जैसे कि कंपनीज कर सकती हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी कुछ तरह की सिक्योरिटीज इशू कर सकती है, म्यूचुअल फंड्स इशू कर सकते हैं, बैंक्स कर सकते हैं।
नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो इन सिक्योरिटीज को खरीदते हैं और पैसा उन कंपनीज तक, उन इशूअर्स तक पहुंचाते हैं ताकि वो लोग, वो कंपनीज, वो इशूअर्स अपने बिजनेस में उस पैसे को इस्तेमाल कर सकें। और इस तरीके से इन्वेस्टर्स का पैसा जाता है कंपनीज के पास, ओवरऑल बिजनेस की ग्रोथ होती है और इकोनॉमी की भी ग्रोथ इसी तरीके से होती है। अगर प्राइमरी मार्केट्स ना हो, अगर सिक्योरिटी मार्केट्स का ये फंक्शन ना हो, तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती। तो सिक्योरिटीज मार्केट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में। और यहीं से हमें लॉन्ग टर्म वैल्यूएशंस का, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि सिक्योरिटीज मार्केट बनाए ही गए हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ से कभी भी अलग नहीं जा सकते। जब भी हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की कोशिश करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग की कोशिश करते हैं, ये सिक्योरिटीज मार्केट के बेसिक फंडामेंटल्स के अगेंस्ट चली जाती है चीज़। तो इसी वजह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा लंबे समय तक लाभदायक नहीं हो पाती, प्रॉफिटेबल नहीं हो पाती। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हमेशा प्रॉफिटेबल होती है, क्योंकि वो सिक्योरिटीज मार्केट के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ अलाइंड है कि जो भी पैसा यहाँ रेज किया जाता है किसी ना किसी बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, किसी ना किसी बिजनेस की प्रोग्रेस के लिए किया जाता है। इशूअर्स और इन्वेस्टर्स के बाद कई सारे इंटरमीडियरीज आते हैं। इंटरमीडियरीज मतलब वो लोग होते हैं जो इस सारे बिजनेस को फैसिलिटेट करते हैं, चाहे वो प्राइमरी मार्केट्स की प्रोसीडिंग्स हों, चाहे वो सेकेंडरी मार्केट्स की प्रोसीडिंग्स हों। इसमें आती हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, मर्चेंट बैंकर्स, अंडरराइटर्स, स्टॉक ब्रोकर्स, रजिस्ट्रार्स, क्लियरिंग मेंबर्स, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स, कस्टोडियंस, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। ये सब लोग क्या होते हैं, आने वाली मॉड्यूल्स में हमने बहुत डिटेल में इन सब के बारे में डिस्कशन किया। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूं। जैसे कि मर्चेंट बैंकर्स होते हैं। मर्चेंट बैंकर्स को लीड मैनेजर्स भी कहा जाता है। लीड मैनेजर्स वो लोग होते हैं जो कि एक कंपनी के साथ मिलकर काम करते हैं जब भी कंपनी कोई प्राइमरी इशू लाना चाहती है या कि आईपीओ लाना चाहती है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाना चाहती है, पहली बार कुछ सिक्योरिटीज इशू कर रही है पब्लिक को। तो लीड मैनेजर्स वो लोग होते हैं, वो कंपनी होती है जो कि उस कंपनी के साथ मिलकर काम करते हैं और इस इशू को पब्लिक तक पहुंचाने में सारा का सारा रोल प्ले करते हैं। लीड मैनेजर्स का और क्या रोल होता है, किस तरीके से ये इश्यूज लाए जाते हैं, ये सारा का सारा हमने प्राइमरी मार्केट्स वाले मॉड्यूल में डिटेल में डिस्कस कर रखा है। स्टॉक ब्रोकर्स तो हम सब जानते हैं, ये होते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के मेंबर्स जिनके थ्रू सारी की सारी ट्रेडिंग चलती है। मुझे और आपको इनके यहाँ ही ट्रेडिंग अकाउंट खोलने होते हैं। फिर आते हैं अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स वो लोग होते हैं जो कि किसी भी आईपीओ में जो हिस्सा अनसब्सक्राइब बच जाता है उसको खरीदने की जिम्मेदारी उठाते हैं। इस बारे में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अंडरराइटर्स के बारे में हमने डिटेल में प्राइमरी मार्केट्स में डिस्कशन किया है, वहां पे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि अंडरराइटर्स क्या होते हैं। मैं यहां पे डिटेल्स में नहीं जा रहा अंडरराइटर्स की। नेक्स्ट वी कम टू बैंकर्स टू एन इशू। किसी भी आईपीओ में कुछ बैंकर्स होते हैं या कोई ना कोई बैंकर अपॉइंट किए जाते हैं जो कि उस आईपीओ में आने जाने वाले पैसे का सारा ध्यान रखते हैं। अब हम आते हैं कि सिक्योरिटीज मार्केट्स को रेगुलेट कौन करते हैं। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट रेगुलेटर सिक्योरिटीज मार्केट के हैं सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी को ये अधिकार 1992 में दिए गए थे और ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करते हैं। सेबी को ये अधिकार है कि वो सिक्योरिटीज मार्केट, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स की सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट कर सकते हैं। इन मार्केट से जुड़े हर इंटरमीडियरी को वो रेगुलेट कर सकते हैं, इशूअर्स को रेगुलेट कर सकते हैं जो कंपनीज ये सिक्योरिटीज इशू करती हैं। इन्वेस्टर्स पे भी, इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत सारी रेगुलेशन सेबी की हैं और जितने भी इंटरमीडियरीज हैं, चाहे वो कस्टोडियंस हैं, चाहे स्टॉक ब्रोकर्स हैं, ऑथराइज पर्सन्स हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, क्लियरिंग एजेंट्स हैं, सबके ऊपर सेबी का कंट्रोल है, सेबी की रेगुलेशंस हैं और सेबी की जिम्मेदारी है कि वो देखें कि ये सब लोग अपना काम ठीक से कर रहे हैं। इस चीज़ के लिए सेबी रेगुलर इंस्पेक्शंस भी करते हैं अपने इंटरमीडियरीज का, और अगर उनके हिसाब से चीज़ें ना हो, यानी कि इंस्पेक्शन में उनको ये दिखाई दे कि कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, तो सेबी फाइनेंशियल और लीगल दोनों तरीके से उन इंटरमीडियरीज को पेनलाइज भी कर सकते हैं। यानी कि सेबी चाहे तो उनके लाइसेंस रद्द कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई जुर्माना लगा सकते हैं या उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट रेगुलेटर आते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी मार्केट्स को कंट्रोल करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे बैंक्स को कंट्रोल करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा आरबीआई के कंट्रोल में और जिम्मेदारी में आते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज, फॉरेक्स और क्रेडिट पॉलिसीज। जैसे कि मैंने बताया कि आरबीआई फाइनेंशियल और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के रेगुलेटर हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जब भी पैसे रेज करती है बॉन्ड्स के थ्रू, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू, तो वो सारा का सारा पैसा, वो सारे के सारे इश्यूज आरबीआई के थ्रू ही रूट होते हैं। तो आरबीआई बेसिकली
इशू मैनेजर्स हैं गवर्नमेंट के, यानी कि गवर्नमेंट के जितने भी सिक्योरिटीज के इश्यूज होंगे वो सारे के सारे आरबीआई के थ्रू ही मैनेज होते हैं। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, कॉर्पोरेट सेक्टर को, कंपनीज को रेगुलेट करते हैं। इसके लिए कॉर्पोरेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कंपनीज एक्ट बनाया हुआ है और इस कंपनीज एक्ट को सभी को फॉलो करना होता है। नई कंपनीज जो बनना चाहती हैं वो भी कंपनीज एक्ट के अंडर ही फॉर्म होती हैं, उनके रेगुलेशंस के हिसाब से ही बनाई जाती हैं और कंपनी बनने के बाद भी उन्हें कंपनीज एक्ट के सारी रेगुलेशंस फॉलो करनी होती हैं। इन सब के ऊपर आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थ्रू इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करते हैं, इन सारे के सारे रेगुलेटर्स को सुपरवाइज करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो दो मेन डिपार्टमेंट्स हैं वो है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ये डिपार्टमेंट रेगुलेट करता है बैंकिंग सिस्टम को, इंश्योरेंस को और पेंशन सिस्टम को। दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स रेगुलेट करता है कैपिटल मार्केट्स यानी कि सिक्योरिटीज मार्केट्स को, प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ, और उनसे जुड़े हर इंटरमीडिएरी को, हर जने को रेगुलेट करते हैं ये। फाइनली सिक्योरिटीज मार्केट का अगर इन अ नटशेल हम देखें क्या रोल है, तो सबसे पहला रोल है कि ठीक से पैसा ट्रांसफर हो इशूअर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में, यानी कि जिन कंपनीज को पैसा चाहिए ग्रोथ के लिए या गवर्नमेंट को पैसा चाहिए अपने डेफिसिट्स पूरे करने के लिए और कुछ इन्वेस्टर्स बैठे हैं पैसा लेकर के जो पैसा दे सकते हैं, तो इनके बीच में सारे पैसे की लेन देन, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस ठीक से डिसाइड हो, ये काम है सिक्योरिटीज मार्केट का, ये फंक्शन है सिक्योरिटीज मार्केट का। दूसरा फंक्शन सिक्योरिटीज मार्केट का पहले फंक्शन से ही निकलता है कि जब पैसा इन्वेस्टर से निकल के एक कंपनी के पास चला जाता है तो वो पैसा जो आइडल पड़ा था अब वो एक इन्वेस्टमेंट बन जाता है और एक प्रोडक्टिव यूज में लग जाता है, यानी कि अब वो इस्तेमाल में आ जाता है पैसा। मेरे और आपके पास हो सकता है वो एफडी में रहता और इससे ज्यादा कुछ ना होता, बट जब वो एक कंपनी के पास पहुंच जाता है तो कंपनी अब उसे अपने बिजनेस में लगा सकती है, अपनी ग्रोथ में लगा सकती है और इसी से ग्रोथ होती है ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमी की। तीसरा फंक्शन सिक्योरिटीज मार्केट का है लिक्विडिटी। जो पैसा हमने एक बार इन्वेस्ट कर दिया उसके सामने जिस तरह की सिक्योरिटी भी हमको इशू करी गई है वो सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट्स में लिस्ट होती हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट होती हैं और उनकी ट्रेडिंग हम कर सकते हैं, उनकी खरीद बेच हम कर सकते हैं और इससे हमें लिक्विडिटी मिलती है, यानी कि हम जब चाहें अपना पैसा बाहर निकाल सकते हैं। लास्ट फंक्शन सिक्योरिटीज मार्केट का आता है इंफॉर्मेशन सिग्नलिंग, यानी कि जिन कंपनीज में भी या जिस तरह की सिक्योरिटीज में भी मैंने और आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उनके इशूअर्स के बारे में, उन कंपनीज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन इन सिक्योरिटीज मार्केट के द्वारा यानी कि इन स्टॉक एक्सचेंजेस के माध्यम से मुझे और आपको मिलती हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि बीएसई और एनएसई की वेबसाइट पे कंपनीज को रेगुलर अपडेट्स देनी होती हैं अपने हर अच्छे बुरे डेवलपमेंट की, खासतौर से उन डेवलपमेंट्स की जिनसे उनके शेयर की प्राइस पे फर्क पड़ सकता है। तो अगर ऐसी कोई भी अपडेट है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, किसी कंपनी को कोई नया ऑर्डर मिला या किसी कंपनी के यहाँ कोई मिसहैप हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई उनकी फैक्ट्री बंद हुई है या नई फैक्ट्री चालू हुई है, ये सारी इंफॉर्मेशन एक आम इन्वेस्टर तक इन सिक्योरिटीज मार्केट्स के द्वारा, इन सिक्योरिटीज मार्केट के माध्यम से मेरे और आप तक पहुंच जाती है। मॉड्यूल 1 को वाइंड अप करने से पहले एक नजर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। अब हम बढ़ते हैं मॉड्यूल 2 की तरफ जिसका नाम है सिक्योरिटीज, जिसमें आते हैं इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स। जय हिंद।